हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ हमारी यूनिट सेकंड जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है बेटा। तो ओम्स लॉ क्या है बेटा, ये आपने प्रीवियस क्लासेस जैसे 10th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा है बेटा। ओम्स लॉ वहाँ आपका एक्सपेरिमेंट था और 12th में भी आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में ओम्स लॉ ही है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ओम्स लॉ states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied. Potential difference applied across the ends of the conductor. पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखेंगे, करंट को हम I लिखेंगे। Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor, keeping certain physical condition remains same or constant, like temperature and pressure। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा कि किसी कंडक्टर, जैसे कि हमें ये कंडक्टर लेंगे, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा बेटा, ये हमने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I, वो प्रोपोर्शनल होगा कि हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर को दिया है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब हम जो कंडक्टर लेंगे बेटा, इस कंडक्टर की लेंथ अज्यूम कर लेते हैं L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लेंगे L, और इसके अंदर अज्यूम करेंगे लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम है जो हमने कंडक्टर लिया है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट एक बार आप दोबारा से देखिए कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये जो कंडीशन है ये यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ बताया गया है कि कुछ फिजिकल कंडीशन जब आप कांस्टेंट रखेंगे जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, तब ऐसा होगा कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I which is directly proportional to potential difference applied। ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। बट अगर ऐसा है we can write this V is directly proportional to I। If I is directly proportional to V, then in some cases we write V is directly proportional to I, and here V is equal to I R, और R यहाँ पर हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस R को बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम प्रतिरोध कहेंगे। हिंदी में इस रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोला जाता है बेटा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई कि V इज इक्वल टू IR, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी opposition offered in the flow of current inside the
कंडक्टर। ऑपोजिशन होती है रुकावट, ऑपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना बोलकर सिंपली रेजिस्टेंस भी कहेंगे, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना कि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही है। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूले की बात करेंगे तो R जो हो जाएगा वो होगा बेटा V बाई I। तो इसकी जो यूनिट होगी, V है पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, और I जो है करंट है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। और इसे जो फिजिसिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ये स्टेटमेंट बताई थी कि ओम्स लॉ की, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट रख दी है बेटा ओम। और अगर सिंबल की बात की जाए तो ये ओम का सिंबल है, तो आप इस सिंबल को ही बना देंगे तो ये इसकी यूनिट है। अब बात कर लें डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपको V का डायमेंशन चाहिए, और V होता है बेटा वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, और वर्क यानी कि एनर्जी, और एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन फार्मूला होता है m1L2 T-2, ये वर्क का डायमेंशन है, आपने +1 में डायमेंशन पढ़े हैं। और चार्ज है करंट इनटू टाइम, और करंट के लिए डायमेंशन है A1 और T1। तो बेटा डायमेंशन फार्मूला V के लिए होगा कि m1L2 T-3 और A-1, ये तो V का डायमेंशन आया। अब हमें डायमेंशन फार्मूला चाहिए R का। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V विच इज m1L2 T-3 A-1 एंड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट, डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ करंट जो कि A1 है बेटा। सो डायमेंशन फार्मूला बिकम्स m1L2 T-3 A-2। ये डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए। यहां पर मैंने आपको यूनिट बताई और ये डायमेंशन फार्मूला बताया। अब आगे देखेंगे बेटा सॉरी, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बेटा आपकी 10th फिजिक्स में ओम्स लॉ में इस रेजिस्टेंस का सिर्फ यही फॉर्मूला था, या आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R इक्वल टू रो L बाई A। अगर आपने लखमीर सिंह बुक पढ़ी है एशांग पब्लिशन, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ये हमारी NCERT की बुक में भी गिवन है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया गया? आपके 10th में कोई डेरिवेशन नहीं था इसके लिए, अब हम यहाँ से इसके लिए ये डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इनमें ये जो टर्म है रेजिस्टिविटी वो क्या है, ये हम सारा स्टडी करेंगे। तो उसके लिए एक बार रिकैप देखते हैं बेटा। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor, keeping certain physical condition like temperature, pressure remains constant. Ohm's law जो हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया A है बेटा, और V वोल्ट की बैटरी अप्लाई जैसे हम इसे करते हैं, तो I करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि V आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है दोनों एंड्स पर कंडक्टर के, तो I V पर डिपेंड करेगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा है वी कैन राइट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नेम्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। The definition of position offered in the flow of current inside the conductor, and units and dimension formula of resistance is volt per ampere or ohm, and dimension is m1L2 T-3 A-2। ये हमने डायमेंशन पढ़ा। अब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इससे ये डिडक्शन कराने से पहले बेटा मैंने एक टॉपिक था बेटा आपको बताया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, और ये कहा था बेटा काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखो क्या था बेटा, वी नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो मैं लिख रहा हूं कि I इक्वल टू NEA VD,
ये रिलेशन मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो हमारे पास Vd है ये ड्रिफ्ट स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो स्पीड इधर है होती है आपको पॉजिटिव साइड ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ए एरिया है कंडक्टर का जो हमने ए लिया हुआ है, ई जो है वो चार्ज है, और एन नंबर डेंसिटी हमारी, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं इस डेरिवेशन में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, थर्ड। अब बेटा Vd की वैल्यू भी हमारे पास, वी नो द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, we know the formula for drift velocity is equal to, जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो है बेटा कि v d इक्वल टू ई कैपिटल E ओवर m इंटू टाउ। ये हमारा जो था फर्स्ट डेरिवेशन था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा आप ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ जाएगा अगर किसी स्टूडेंट से नहीं किया। तो जैसे हम ये Vd की वैल्यू फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिजल्ट होगा कि I इक्वल टू एन ई ए एल टी, और V की जगह हम रखेंगे बेटा E कैपिटल E ओवर m इंटू टाउ। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, E इंटू ई स्क्वायर होगा बेटा I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, और सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मार्क कर लेंगे बेटा। आपने इसकी यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ रखे हैं इसलिए इसे रफ कर सकते हैं बेटा। यूनिट्स और डायमेंशन में बता चुका हूँ, डेफिनेशन यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो जो रिजल्ट आया था बेटा इसमें E है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, n नंबर डेंसिटी, E स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, A एरिया कंडक्टर का, m मास और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम भी हमने पढ़ा। इसके बाद देखेंगे बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वी नो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो अगर हम यहाँ यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस dV के बजाय V है, और dr यानी कि हमारी लेंथ कंडक्टर की L है। तो हम E की ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे इस रिजल्ट में, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा कि I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ ओवर m और इंटू V बाई L इंटू V बाई L। यहां से ये वैल्यू पुट की है बेटा, ठीक है, सिर्फ E की ये वाली वैल्यू पुट की है हमने इस रिजल्ट में। तो फॉर्मूला है I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ ओवर m इंटू V बाई L। इसको सिक्स्थ इक्वेशन मार्क कर लेंगे बेटा। अब आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। तो ये V है और I को इधर ले आओ बेटा। बाय डेफिनेशन R इक्वल टू V ओवर I। जैसे आप बाकी टर्म को इधर लेके जाएंगे, I को इधर लेके जाएंगे, रिजल्ट होगा ml ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, या एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला आ गया बेटा। ये जो डेरिवेशन आया ये मेन डेरिवेशन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा से बताऊंगा बेटा इसको। इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं हमारी सेवंथ इक्वेशन। तो कैसे किया हमने डेरिवेशन बेटा इसका, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये मैंने टॉपिक लिखा है। हमारे पास एक रिलेशन था, जो रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। वी नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू I इक्वल टू एन ए वी डी, I इक्वल टू एन ए वी डी, और वी डी है ड्रिफ्ट स्पीड, जिसकी जो रिजल्ट था वो हमारे पास था स्मॉल e कैपिटल E ओवर m इंटू टाउ। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। और इस इक्वेशन में जब E की यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ये वैल्यू रखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, तो रिजल्ट हमारे पास ये होगा, ये रिजल्ट होगा। और हमने क्या किया बेटा, इसमें I को डिवाइड में ले आए V के, क्योंकि V बाई I ही R है, और बाकी क्वांटिटी को हम दूसरी तरफ लेंगे, तो ये रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। इस डेरिवेशन में अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। इसकी यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो बेटा अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे बेटा। स्पेशल केसेस के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं वो हम जरूर मार्क करेंगे हमारी कैलकुलेशन के लिए। अब जो बेटा इसमें जो टर्म है m/n e²τ, ये किसी स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए क्या होते हैं? कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां मैंने लिखा है कि ये जो फंक्शन है m/n e²τ, L और A को छोड़कर, ये क्या है? कांस्टेंट है किसी स्पेसिफिक कंडक्टर के केस में और बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस m/n e²τ। ये है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और इसे डिनोट करते हैं रो से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस if length of conductor equal to length of conductor is unit length of conductor is 1 meter and area of cross section 1 meter square। तो डेफिनेशन है, आप यहीं से देख सकते हैं कि अगर मैं इस लेंथ को 1 मीटर लेता हूं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं तो रेजिस्टेंस होगा m/n e² के इक्वल, और वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1। तो हमारे पास जो डेरिवेशन था बेटा, यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो डेरिवेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि r इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन था कि m/n e²τ, इसको अलग कर लें और L/A अलग कर लें बेटा। तो ये जो फंक्शन है इसको हमने लिखा है, ये तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो से मार्क करते हैं रेजिस्टिविटी को। तो फॉर्मूला हो जाएगा R = L/A। तो ये फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और उस फॉर्मूले को कैसे डिड्यूस किया गया है ये आपको यहाँ पता लगा होगा बेटा। इस रिजल्ट में हमने क्या किया, जो ये फंक्शन है m/n e²τ, ये पर्टिकुलर एक कंडक्टर के केस में कुछ कंडीशन कांस्टेंट रखने पर ये कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बेटा ये कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टर के केस में है बेटा और कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में, यानी कि आप कॉपर लेते हैं तो ये फंक्शन फिक्स है टेम्परेचर कांस्टेंट पर, बट आप कॉपर के बाद सिल्वर लेंगे तो ये सारी चीजें चेंज होगी। m तो चेंज नहीं होगा शायद, e² भी चेंज नहीं होगा, लेकिन n और टाउ तो चेंज होंगे उसमें। अभी हम टॉपिक एक डिस्कस करेंगे इस रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने पर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट को रफ करने के बाद जो फॉर्मूले हमारे पास है उनको हम लिख लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये डेरिवेशन कैसे किया गया रेजिस्टेंस का आपको क्लियर होगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला जो डेरिवेशन था वो ये था कि R = V/I = m/n e²τ into L/A। नेक्स्ट डेरिवेशन में हमने लिखा R = ρL/A और रो की जो वैल्यू थी वो थी m/n e²τ। ये हमारे पास रो जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या ये हमारा रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी है। अब यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसे हम रो बोलते हैं। तो रो की यूनिट यहां से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये जो डेरिवेशन है R = ρL/A, यहां से रो इक्वल टू हो जाएगा R
A डिवाइडेड बाई L। अब रेजिस्टेंस की यूनिट तो है ओम, ये सिंबल है ओम के लिए, और एरिया की यूनिट है बेटा मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर है, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा ओम मीटर। ओम मीटर ये यूनिट है रेजिस्टिविटी। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला होगा रेजिस्टेंस के लिए, डायमेंशन था m1 l2 t-3 a-2 था बेटा, और एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा L2 होगा, और इस लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा L1। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू m1 l2 t-3 l3 होगा बेटा, l3 t-3 और a-2। यूनिट आप ध्यान रखेंगे ओम मीटर, और ये डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस जिस कंडक्टर में ज्यादा होगा, ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का मीनिंग है रुकावट। अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मीनिंग है कि करंट के चलने में रुकावट ज्यादा है बेटा, करंट उतनी फ्लुएंटली फ्लो नहीं कर पाएगा कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल एक टर्म है जिसे हम डिनोट करते हैं जी से, और उस टर्म का नाम है बेटा कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नॉन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है 1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस की यूनिट अगर ओम है तो इस कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम -1, यानी कि ओम इनवर्स लिख सकते हैं, और आप इसे लिख सकते हैं MHO, ओम को उल्टा कर दिया बेटा मो, ये यूनिट होगी बेटा कंडक्टेंस की। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इस केस में? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा जो ओम्स का उल्टा है उसका उल्टा m1 l-2 t3 a2, ये कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होगा। और फार्मूला की बात करें तो रेजिस्टेंस का फार्मूला था ml/ne² tau into a, तो G का फार्मूला होगा 1/r एंड दिस रिजल्ट बिकम्स ne² tau a over ml। ये फार्मूला है हमारे पास कंडक्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा कम उस कंडक्टर का, या रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जिस भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए कंडक्टेंस ज्यादा होगी। और ऐसी एक रिवर्स टर्म हम रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी का रिवर्स होगा कंडक्टिविटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो का रिवर्स। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम इनवर्स, तो इसकी ओम और मीटर, तो यहां हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन होगा m-1 l-3 और t3 और a2, ये डायमेंशन फार्मूला होगा। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था वो था बेटा m/ne² tau, तो सिग्मा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रिजल्ट हो जाएगा ne² tau over m। तो बेटा ये हमने दो रिवर्स टर्म पढ़ी है, रेजिस्टेंस का रिवर्स कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिवर्स बेटा कंडक्टिविटी। और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हमने और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, इन सब की यूनिट्स में बता चुका हूं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैं दो ये फॉर्मूले हमारे पास, उन दोनों को मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि एक फॉर्मूला था R इक्वल टू ml/ne² tau into a, और दूसरा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए लिख रहा हूं जो था m/ne² tau। तो इन दोनों फॉर्मूले से हमने एक फॉर्मूला और बनाया था जो था R इक्वल टू रो L/a। तो आप बेटा पहले बात करेंगे वो फैक्टर्स जिससे रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस।
now we study some factors which affect electrical resistance of a conductor. तो बेटा वो फैक्टर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि देखो बेटा m जो है वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, E भी यूनिवर्सली कांस्टेंट है। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट जो फैक्टर है यही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे कंडक्टर की लेंथ आप इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि एक वायर आपके पास 10 मीटर की और दूसरी वायर 100 मीटर की है, तो सिंपल है बेटा कि 100 मीटर जो लेंथ है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वायर का, और 10 मीटर वाली जो लेंथ है उसमें कम होगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर देन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस डायरेक्टली है बेटा। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है यहां से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। Inversely proportional to area of cross section of the conductor. R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. ठीक है बेटा, यानी कि अगर वायर आप थिक लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वायर अगर आप थिन लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा। इसलिए फ्यूज में जो वायर ली जाती है वो थिन ली जाती है, कारण है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और हीट की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट करॉस्पोंडिंग ज़्यादा उसमें फ्लो होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बेटा, जिससे वो मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज अपना फंक्शन कर सकता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड जो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा यूनिवर्सली है, यानी कि जिस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जैसे कि इस कॉपर से ज्यादा सिल्वर में, तो सिल्वर में n ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसमें जो अच्छे कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, घट जाता है, तो कम होता है। और फोर्थ जो फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, और आपने पढ़ा है कि रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फ्रॉम हियर वी कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारे फोर फैक्टर्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। पहला फैक्टर था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड फैक्टर था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड फैक्टर था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। और फोर्थ फैक्टर था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फोर्थ फैक्टर है सिर्फ कंडक्टर के केस में, सिर्फ कंडक्टर के केस में। अगर आप सेमी कंडक्टर लेंगे और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर एक्टिव ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में होते हैं, अदरवाइज वो रूम टेम्परेचर में इंसुलेटर ही होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर ओनली। इंसुलेटर सेमी कंडक्टर में रिवर्स होता है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ाने से बढ़ेगी। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यानी कि किसी कंडक्टर के लेंथ को डबल कर दिया उसको खींचकर, तो आप बताइए नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ओल्ड रेजिस्टेंस आर है। तो ऐसे काफी न्यूमेरिकल मिलेंगे कि रेजिस्टेंस इसको कंप्रेस कर दिया गया, लेंथ हाफ कर दिया, एरिया डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बुक में काफी गिवन है, आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में अक्सर ये ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हमने फैक्टर्स स्टडी किए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी की भी बात कर ली जाए तो बेटा यहां मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, रो से डिफाइन करेंगे। अब ये फार्मूला है बेटा रो का, आप ये फार्मूला यूज ना करें। कभी कुछ स्टूडेंट देखो रो इक्वल टू अगर ये फार्मूला यूज करेंगे RA/L, और जैसे हम इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ml/ne² टाउ इंटू ए, ये हमने R की वैल्यू पुट की और A और L एज इट इज है, तो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल होकर बाद में डेरिवेशन यही आएगा। तो इस फार्मूले का यूज ना करें बेटा, मेन फार्मूला ये है, क्योंकि ये फार्मूला R के लिए है और R तो है L और A पर डिपेंड करता है, लेकिन रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो आपको ठीक लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये बता रहा है कि रजिस्टिविटी एरिया के डायरेक्टली लेंथ की इनवर्सली, ध्यान रखना बेटा ये नहीं। तो रो के लिए जो फॉर्मूला है वो है m/ne² टाउ। सिर्फ दो फैक्टर होंगे। फर्स्ट फैक्टर है रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एन की, यानी कि जो अच्छे कंडक्टर होंगे उनकी रजिस्टिविटी कम होगी। एन ज्यादा अच्छे कंडक्टर में एन बढ़ेगा बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है कि रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। Resistivity rho is inversely proportional to tau and tau is inversely proportional to temperature. Similarly, in जैसे आपने टेम्परेचर का केस किया था रेजिस्टेंस में, वैसे आप लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिर्फ ये दो ही फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि ये क्वांटिटी चेंज होगी। अब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती बेटा रजिस्टिविटी हमारी, देख लो कहीं भी इस फॉर्मूले में लेंथ और एरिया नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर भी और नंबर डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगी और साथ साथ लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करेगी। यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है जिसे आप नोट करेंगे जरूर कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन, यानी कि ये मटेरियल के बदलने से भी बदलेगा और डायमेंशन के चेंज करने से भी चेंज होगा। यानी कि रेजिस्टेंस दोनों की प्रॉपर्टी है, डायमेंशन की भी। डायमेंशन का मीनिंग है शेप, साइज, लंबाई, एरिया जो आप चेंज करेंगे, और नेचर ऑफ मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है। अगर आप रेजिस्टिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो ये डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही बेटा। सो रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ओनली, नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। यानी कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां देखिए मेरे पास एक ये लेंथ है कंडक्टर की और दूसरी लेंथ ये है, ठीक है। इसको हम थिक भी कर लेंगे, इसका एरिया काफी बड़ा भी कर लेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2। R1 R2 अलग होंगे अगर ये दोनों ही कॉपर की है बेटा, दोनों ही कॉपर की और सेम टेम्परेचर में ये रखी गई है। जो कि आप जानते हैं कॉपर के पास ये n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं, 10⁻29 है, पढ़ा था हमने, और टेम्परेचर भी इनका सेम है। तो रेजिस्टिविटी तो होगी फिक्स, n भी फिक्स और टेम्परेचर भी फिक्स। तो ये दोनों अगर कॉपर के बने हुए हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एरिया कुछ भी हो, रेजिस्टिविटी इनकी फिक्स रहेगी, बट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन। सो रेजिस्टेंस अब भी इनका चेंज होगा, ठीक है। अब ये फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आप इधर देखिए बेटा, यहां हमने लिखा रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है कंडक्टेंस। तो रिवर्स होने की वजह से कंडक्टेंस जो है लेंथ के इनवर्सली हो जाएगा, कंडक्टेंस एरिया के डायरेक्टली हो जाएगा, कंडक्टेंस n के डायरेक्टली होगा, कंडक्टेंस टेम्परेचर के इनवर्स हो जाएगा बेटा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस घट जाएगी। टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये दोनों रिवर्स हैं आपस में, पता लग गया होगा बेटा। यहाँ रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है और कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से घट जाएगी। तो ये फैक्टर्स आप दोनों जगह कंपेयर कर सकते हैं। मेन पॉइंट था बेटा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायमेंशन की और नेचर ऑफ मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी है, और जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किया जो था ओम्स लॉ, और हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया रेजिस्टेंस के लिए जो कि है ml/ne² टाउ a। और 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसे भी हमने बताया कि कैसे वो फॉर्मूला आया था, R = ρ L/a।
और लास्ट में हमने फैक्टर्स स्टडी किए कि ये फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बेटा एक पॉइंट और हम इसमें स्टडी करेंगे, वो पॉइंट है जैसे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये फैक्ट और बता देता हूं बेटा मैं आपको कि टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आर टी यहां लिख रहा हूं, ये है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया 20 डिग्री था ओरिजिनल रूम टेम्परेचर, हमने उसे 40 कर दिया, तो ये RT है 40 डिग्री सेल्सियस पर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और R नॉट है बेटा, R0 है रेजिस्टेंस ऑफ सेम कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। R0 होगा उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब हम टेम्परेचर 0 करते हैं। यहां जो है अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो बेटा इन जनरल हम इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा, इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, 1 प्लस एल्फा टी। तो यहां से जब आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी एंड आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी इक्वल टू एल्फा। ये हमने एल्फा की वैल्यू निकाल ली। एल्फा जो है इसे हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी जो यूनिट होगी वो आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ओम माइनस ओम, ओम ही होगा, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ओम है, और टाइम ये है टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट क्या होगी बेटा इस अल्फा की, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के केस में कि रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी, और इन हियर एल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू टी। यहां जो अल्फा है इसको हम कहेंगे कि ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी भी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस। ये जो अल्फा है, जिन मटेरियल्स के लिए इस अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी उन मटेरियल्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत कम होगा। तो बेटा हम ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने में। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी कि ऐसे रेजिस्टेंस जिन पर टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उनका रेजिस्टेंस पहले जैसा ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे रेजिस्टेंस के केस में हमें वो मटेरियल्स चाहिए जिनके लिए अल्फा की वैल्यू कम है। ये अल्फा अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग है, सिल्वर, कॉपर, जिंक, इन सब के लिए अलग अलग है। तो बेटा अल्फा जो है ये मैग्नीन और कंस्टेंटन, दो अलॉय है हमारे, मैग्नीन और कंस्टेंटन, इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए जब भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रियोस्टेट वगैरह, ये जो हाई रेजिस्टेंस है उनके अपोजिट में अगर बेटा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस डिवाइस की बात करें तो पोटेंशियोमीटर में भी मैग्नीन और कंस्टेंटन का यूज होता है। कारण है कि टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है बेटा, वो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो बेटा अल्फा की वैल्यू आपको कम देखनी है, ऐसे मटेरियल्स का हम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे आप। आपको गिवन क्या होगा इस फॉर्मूले में, आपसे पूछेगा अल्फा गिवन होगा किसी कंडक्टर का और इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा होगा, और आपसे कहेगा कि टेम्परेचर हमने जो बढ़ा दिया 40 डिग्री कर दिया, 0 से 40 कर दिया, तो RT कितना होगा। तो इस फार्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक ही है। सेम फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के केस में ये होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये क्वांटिटी और ये गिवन और टाइम टेम्परेचर निकालना हो, यानी कि यहाँ टोटल है 1, 2, 3 और 4 क्वांटिटी। इन 4 में से 3 क्वांटिटी की आपको नॉलेज होगी, 4th आप निकाल सकते हैं। या 2 इक्वेशन गिवन होगी बेटा, जिससे आप अल्फा गिवन होगा, दोनों में डिवाइड करके अल्फा कैंसिल हो जाएगा और आप टेम्परेचर या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स अपनी बुक में गिवन है, तो आप ये भी कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए, टेम्परेचर के लिए मैंने दोनों में फॉर्मूला अलग से डिराइव करा दिया है बेटा।
तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सेल्स पढ़ेंगे बेटा, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कुछ टर्म हम स्टडी करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।